अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम ओ लेवल्स की अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक देखने जा रहे हैं जो चैप्टर 16 है हमारी बुक में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि कंट्रोल अकाउंट्स का मकसद क्या है। जी सफ़िया बाजीज़ा, शुरू में कुछ बताइएगा क्या होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स? Control accounts are also known as total accounts if the trial balance fails to balance and error cannot be uh, रेडिली लोकेटेड। readily located. It is necessary to check all the accounting records. ठीक है। This एक मिनट, can क्या मतलब वो ये बात समझ आ रही है? ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, तो अब कहाँ गलती होगी? एक दफ़ा अपने तौर पे सोचें। आपका आपकी वो है, कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ। अब आप कहाँ से देखना शुरू करेंगे? ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ बैलेंस नहीं हो रही। अब ये नहीं पता कि गलत कौन सी है। लेजर के टोटल चेक करेंगे तो आपने कहा कि हम जाके जाए पहले चेक करेंगे कि हमारे जो बैलेंसेस में टोटल लिखे हुए हमने सही पोस्ट किए या नहीं किए। पोस्टिंग चेक करेंगे ना कि आपका जो लेजर के बैलेंसेस से वो कुछ और थे, आपने ट्रायल बैलेंस में गलत तो नहीं लिख दिया, है ना? अच्छा, आपने देखा गलत नहीं लिखा, अब क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल मुझे एक हिंट ऐसा मिल रहा है कि परचेजेस में गलती है, परचेज लेजर में गलती है। किस किस का अकाउंट देखेंगे? गेटिंग द पॉइंट कि हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा इस मसले को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। इस मसले को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमारे पास, चूंकि ये बहुत करना पड़ता है, ये बात पता है हमें कि ये रेगुलर होता है, ये रोज़मर्रा की बात है, रोज़ होता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रोज़ होता है कि डे एंड का जो बैलेंस है ना वो मैच नहीं कर रहा होता। रोज़ का मतलब समझते हैं हम? रोज़ बैंक है ना, बैंक, बैंक में रोज़ होता है कि एंड ऑफ द डे बैलेंस मैच नहीं करता। रोज़ाना। ठीक है, तो रोज़ बैठ के अब जब वो चीज़ रोज़ की होने वाली है उसके लिए कुछ जुगाड़ निकालेंगे कि यार ये फिर हम जल्दी पहुंच सके मसलों को, हल जल्दी निकाल लें। और वो जुगाड़ आपके एक्सपीरियंस से आती है कि हमारा एक्सपीरियंस है कि मसला आमतौर पे यहाँ होता है ना? जैसे मैं आपसे कहता हूँ ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा, सबसे पहले डिवाइड बाय टू कर लो। वो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, पीछे से जिन एरियाज़ में मैंने काउंटिंग की है उसमें मुझे डिवाइड बाय टू करने की वजह ये होती है कि अगर आपने गलत जगह पोस्ट कर दिया तो वो डबल होके इफेक्ट आता है उसका। डिवाइड बाय टू करके आपको सही रिजल्ट मिल रहा होता है बाज़ औक़ात। तो फरमा रहे हैं कि सारे अकाउंट चेक करना ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। द चेकिंग प्रोसेस कैन बी स्पीडेड अप इफ़ अ कंट्रोल अकाउंट फॉर सेल्स लेजर एंड अ कंट्रोल अकाउंट फॉर परचेज लेजर हैव बीन प्रिपेयर्ड। ये कंट्रोल अकाउंट फॉर सेल्स लेजर हैं, इसका मतलब है सेल्स लेजर नहीं है। ये कंट्रोल अकाउंट फॉर परचेज लेजर है, इसका मतलब परचेज लेजर नहीं है। बताने का मकसद ये, इसमें इतनी गलती होती है, इतनी गलतियां हो जाती हैं कि पूरा एक बंदा फारिग कर दिया आपने, जो जो एक दफ़ा और कट कर परचेज के लेजर टाइप एक चीज़ बना रहा है। अकाउंटेंट परचेज लेजर तो बना रहा है, लेकिन एक बंदा और है जो डबल एक और दफ़ा वो एंट्री कर रहा है अपने पास अलग से, जिसको आप कहते हैं लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया, ये वाला मार्क कर दिया, ये वाला एंट्री कर दी। असगर भाई 8,550, 8,550। शमीम साहब को 9,200, 9,200। ये वाला जो काम है ना, ये इसके लिए बाकायदा पूरा एक बंदा, ये ज़ाहिर है वहाँ काम होता है जहाँ पे कि डे की परचेजेस की नंबर ऑफ़ परचेज बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत सारी हैं।
वहीं ये मसले ज़्यादा आते हैं। कंट्रोल अकाउंट हर जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रोज़ की एक सेल और एक परचेज है तो आप कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो कंट्रोल अकाउंट जो है वो चेकिंग अकाउंट्स हैं जो लेजर के ऊपर से एक लेयर बना दी जाती है। Like the trial balance, however, these accounts can only check the arithmetic accuracy. Errors such as omission, commission will not be revealed by control account. Control account ये चेक कर लेता है कि जो अमाउंट एंटर करनी थी वो अमाउंट एंटर हो गई, सिरे से पूरी एंट्री ही गायब हो गई तो जाहिर है वो फिर कंट्रोल अकाउंट से नजर नहीं आएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? मतलब ये हुआ कि आपने बनाए बहुत सारे सेल्स लेजर्स, यानी एक सेल्स लेजर में बहुत सारे अकाउंट और एक कंट्रोल अकाउंट। अब सुनिएगा, मिसेस मेहता ने क्रेडिट पे हमसे सामान खरीदा, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स क्रेडिट मिसेस मेहता डेबिट। ठीक है, मिसेस मेहता का अकाउंट होगा 10,000 का, तो सेल्स क्रेडिट मिसेस मेहता डेबिट, ऐसे ही होगा। साथ में सेल्स कंट्रोल अकाउंट में सेल्स डेबिट, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री नहीं होगी अलग से, बात समझ रहे हैं? ये डबल एंट्री नहीं है, ये चेकिंग अकाउंट है। फिर सुने, ये भाई मैंने बिठा दिए कंट्रोल खाता लेके अलग से, ये अलग भाई बैठे हुए हैं साथ में, ठीक है, और ये अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। एक एंट्री पास हुई, अकाउंटेंट ने क्या कहा? सेल्स क्रेडिट मिसेस मेहता डेबिट। सेल्स के टी अकाउंट में जाके सेल्स को क्रेडिट किया बकायदा, और मिसेस मेहता के अकाउंट में जाके मिसेस मेहता को डेबिट किया बकायदा, और इन्होंने आवाज सुनी, ओके, और इन्होंने कंट्रोल अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट सिर्फ खातेदारों का अकाउंट है, परचेजर्स और सेलर, अपना सेल्स और परचेज का, इन्होंने जाके खाली खातेदारों का हिसाब में 10,000 रुपए लिख लिए कि किसी से 10,000 आने हैं, इस वजह से कि सेल्स हुई है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत नहीं लिखा इन्होंने, बस इन्होंने इसकी डेबिट साइड पे 10,000 आने हैं चूंकि, तो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से डेबिट साइड पे लिख लिया इन्होंने। जी जी, जाहिर है, और तो जो भी टोटल की बात नहीं हो रही, इसमें जो भी एंट्रीज पास होती हैं ये परपेचुअल होती हैं, डे एंड पे होती हैं, वीक एंड पे होती हैं, मंथ एंड पे होती हैं, जो भी जिस कंपनी की जितनी इसकी स्पीड होती है एंट्रीज की, उस तरह से करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैलेंसेस उठा के कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल एंट्रीज ही आप पास कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बैलेंसेस कर रहे हो। ठीक है, अब मिसेस मेहता का 10,000 था, ठीक है, फिर अचानक से सेल्स हुई खुर्रम भाई को 3,000 रुपए की अकाउंट रिसीवेबल, तो अब हमने एंट्री की 3,000 सेल्स क्रेडिट, खुर्रम 3,000 डेबिट, इन्होंने अपने पास लिख लिया 3,000 सेल्स और हुई है अकाउंट रिसीवेबल में, डायरेक्ट बना दिया। ये बात समझ आ रही है? उसके बाद आखिर में इन सारे अकाउंट्स का बैलेंस और इसका बैलेंस बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये बंदा तो खामोशी से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ कुछ गलती हो गई रिकॉर्ड करने में आपसे। तो ये कंट्रोल अकाउंट ये काम करता है, एक ही एंट्री को दो दफा लिखने में। बिल्कुल, एक और तरीका समझ लें कि आपके दुकान पे कस्टमर सिर्फ उधार ही लेने आते हैं, सिर्फ उधार ही लेने आते हैं। मैंने बिठा दिया जब्बार भाई को गेट पर, जो कस्टमर है उसका नाम नोट कर लेना, कुछ भी नहीं करो, अकाउंटिंग नहीं करो, जो कस्टमर है उसका नाम नोट कर लो। उससे क्या हुआ कि जब दिन के आखिर में आप लोग हिसाब लगा रहे थे, आप लोग सारे अकाउंटेंट बैठे हुए, आप लोग हिसाब लगा रहे थे, असलम साहब के 2,000 लिखे थे, हाँ लिखे थे, खालिद साहब के 2,000 लिखे थे, हाँ, तो ये कहेंगे भाई वो एक गंजे मियाँ आए थे, क्या नाम था उनका, सरमद भाई आए थे, तो आपने उनकी एंट्री की है? अरे यार ये हमने तो की नहीं, क्योंकि वो तो उसका काम सिर्फ इतना था, वो नाम लिखे जा रहा है, बस जो आ रहा है उसका नाम लिख रहा है, जो आ रहा है उसका नाम। उससे आपने टैली कर लिया यार एक बंदा और आया था कुछ लेके गया था, उसकी हमने एंट्री की कि नहीं की। अब ये जो कर रहे थे, नाम तो नोट कर रहे थे, ये डबल एंट्री सिस्टम, ये पूरी अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके नोट कर लेने से हमें फ़ायदा हो गया कि हमने अपनी अकाउंटिंग को चेक कर लिया कि वो मैच कर रहा है सारा का सारा इनके रिकॉर्ड से, नहीं कर रहा तो हम देख लें हमने किस बंदे को मिस किया। ये है गेम। अच्छा, चूंकि हम अभी जब तक जो भी पढ़ रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं,
ट्रेडिंग कंपनी है, तो ट्रेडिंग कंपनी का काम होता क्या है, कहीं से खरीदती है और किसी को बेचती है, इसीलिए सारा फोकस परचेज लेजर और सेल्स लेजर पे ही है कि यही दो काम होंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उसका पूरा एक अलग से काम है ना, बल्कि अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का तो सेल्स का काम ही नहीं होता। काम के एतबार से देखें, अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद सेल नहीं करती, क्योंकि वो कहती है कि इतना टाइम हमें बनाने में लगता है, हमारा सारा फोकस बनाने में है, तो वो अपने एजेंट्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन लोगों को देती है कि ये काम आप कर लो, ठीक है, बजाय इससे कि हम खुद करें। हाँ, कुछ कंपनीज अपना बनाती भी खुद हैं, बेचती भी खुद हैं, मैनेज भी खुद करती है, मेंटेन भी खुद करती है। फॉर एग्जांपल टोयोटा है, टोयोटा बनाएगी भी खुद, बेचेगी भी खुद, उसी की वो खड़ी होंगी फ्रेंचाइजेस। हाँ, वो जो ऑफिस है जहाँ जाके आप खरीदते हैं, वो टोयोटा का अपना ज़ाती ओन्ड नहीं होता। वो कोई साहब होते हैं जो टोयोटा के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपसे 50 गाड़ियाँ हर महीने उठाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा, कम से कम 50 उठा के बेचूंगा, तो टोयोटा उनको अलाउ करती है। इतना डिपॉजिट वो करवाते हैं 50 गाड़ियों का, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको टोयोटा की वो खोलनी है, फ्रेंचाइज खोलनी है, ये बिज़नेस खोलना है टोयोटा का, क्या कहते हैं इसको, शोरूम खोलना है, क्या शोरूम कह लें, तो खाली शोरूम नहीं होता ना, उसमें गाड़ी बिकती भी है, रिपेयर होने भी आती है, मेंटेन होने भी आती है, सब कुछ होता है। तो वो टोयोटा का अपना नहीं होता, किसी बंदे को खोलना होता है, तो टोयोटा वाले उसको ट्रेन भी करेंगे, उसकी फैसिलिटी को डिज़ाइन भी करवाएंगे, उसकी फैसिलिटी बनवा के भी देंगे, लेकिन उसको इंश्योर करना होगा कि वो हर महीने इतनी गाड़ियाँ बेचेगा और वो हर महीने इतनी गाड़ियों को मेंटेनेंस करवाएगा, तो अपनी सेल्स की टीम को एक्टिवेट करेगा, वो ये काम वो खुद फिर उसका काम है। टोयोटा का भी फोकस सेल्स के ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, ओवरऑल यूनिवर्सल टोयोटा अपने एड्स चला देगी टीवी पे, वो सबके ही काम आ जाएंगे। लेकिन जैसे अब मेंटेनेंस का काम है, टोयोटा का बहुत फायदा है मेंटेनेंस के काम में, तो मेंटेनेंस का काम, लेकिन ये उस सर्विस सेंटर की जिम्मेदारी है, वो खुद से क्लाइंट पकड़ेगा। तो अब अभी इनके अब्बा के पास जो क्लाइंट है, वो जो सर्विस सेंटर वाले हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के उनको, मतलब भाग भाग के पकड़ा है, मतलब उनके पीछे पीछे भागते रहे, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर ये वाला डिस्काउंट ले लें, सर वो वाला डिस्काउंट ले लें, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, जिससे मैं अपनी रिपेयर मेंटेनेंस करवाता हूँ, उनके नंबर पूरे से ज़्यादा हैं, तो उनके पास तो जॉब ही, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि अच्छा अभी करते हैं सर, अभी कर देते हैं, इसके नंबर पूरे नहीं होते। तो मैं बता ये रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में फिर फोकस कुछ और होगा। अभी कितना फोकस है, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, सेल्स लेजर परचेज लेजर, सेल्स लेजर परचेज लेजर, लेकिन हो सकता है बाज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे हो कि सेल्स तो उसमें आ ही नहीं रही हो, सेल्स लेजर ही नहीं होता उनका, मतलब लेजर तो होगा लेकिन सेल्स लेजर पे वो फोकस नहीं होगा जिस तरह का फोकस अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी में होता है इस तरह का फोकस। ठीक है, बात समझ आती है? तो आपके पास एक यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल अकाउंट की एक्टिविटी दी हुई है, और ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। अब कंट्रोल अकाउंट की एक्टिविटी को थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। कंट्रोल अकाउंट की जो एक्टिविटी है, जिसमें आपको थोड़ा एग्जाम स्टाइल या उनको थोड़ा सा आपको समझ देने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको पहले से दे दी कि कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ये था। कंट्रोल अकाउंट दो तरह के हैं हमारे पास, सेल्स लेजर कंट्रोल है और परचेज लेजर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। क्या अकाउंटिंग में सिर्फ यही दो कंट्रोल अकाउंट होते होंगे? नहीं, कंट्रोल अकाउंट अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं, ये जुगाड़ है, जुगाड़ आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अकाउंटिंग आपके लिए है, आप अकाउंटिंग के लिए नहीं है। तो आपके कंपनी को जिस तरह की अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होगी, आप उस तरह से अकाउंटिंग को मैनेज करेंगे, उसूल नहीं बदलेंगे लेकिन नाम ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका नाम सुंदर है, तो भाई सुंदर के नाम से अकाउंट बनेगा उसका। ऐसा थोड़ी है कि मेरी किताब में कोई अकाउंट सुंदर के नाम से नहीं था तो मैं नहीं बना सकता, नहीं, आपकी आपकी अकाउंटिंग की जरूरियात के हिसाब से अकाउंट्स बनेंगे उसमें। तो आपको कंट्रोल अकाउंट अगर किसी और चीज का चाहिए ना, सेल्स और परचेज के अलावा किसी और चीज को टैली करना है, फॉर एग्जांपल आप क्या सबसे बड़ा मसला इन्वेंट्री परचेज का है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे आप।
हाँ बनाते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा मसला होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये कंट्रोल अकाउंट्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी से किसी भी एरिया के बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट लिया कोई आके कि आपने इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों बनाया, सेल्स कंट्रोल क्यों नहीं बनाया। भाई मेरा इदारा सेल्स करता ही नहीं है, पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर कर देते हैं, एक एंट्री होती है। तो इसमें हमारा सेल्स का मसला नहीं है, हमारा मसला है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो फिर आप इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर अकाउंटिंग बनाओगे अपनी। तो ये अकाउंटिंग टेलर की जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपको जेनरिक पढ़ाई जा रही है। बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो कोई यूज़ नहीं होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें आप गए किसी दूसरी में यूज़ होंगे। बहुत से ऐसे हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से टेलर करके कुछ नए बनाए होंगे, नए तरह के अकाउंट्स के नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस देखेंगे तो आप कहेंगे ओह ये कंट्रोल अकाउंट है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सही, ये लेजर है इनका। तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि किस चीज़ को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। रूल्स चेंज नहीं होते, नाम कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करती है। ठीक है भाई, ये देखिए ये एक आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पेज नंबर 1, कौन सा आपका 231, हाँ 231 खोल लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पास। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का पुराना बैलेंस बता दिया इन्होंने, और फिर मुख्तलिफ टोटल्स बता दिए जो कि वहाँ पोस्ट करने हैं। इन टोटल्स को पोस्ट करके ज़रा बैलेंस देखिए कि कैसे आ रहा है। जी, तो आपको इसमें कुछ मसला है, कोई बात समझ में नहीं आई? पहली वाली एंट्री में 4,890 सेल्स जर्नल से आए, वो सेल्स में पोस्ट कर दिए। 250 सेल्स रिटर्न से आए, सेल्स रिटर्न में पोस्ट कर दिए। ये अब आपको याद होना चाहिए कि सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स क्रेडिट होगी तो ये अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं तो अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होता है तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट होता है तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्कुल, मैं ये तो समझा रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल ही है बस। ये सारे अकाउंट रिसीवेबल की एक्टिविटीज मिला के एक ही जगह डाल दी, अलग अलग बंदों के हिसाब से नहीं, बल्कि सब एक ही खाते में डाल दिया। और अभी तो इसमें आपको लोगों के नाम नहीं नजर आ रहे, इसमें लोगों के नाम भी आ सकते हैं बाल, उसको हम आगे देखेंगे अगर एग्जाम्पल में आएगा तो। जी जी जी, सारा डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग आ रही हो, वो इसमें नजर आ रही हो। जो भी एंट्री सेल्स जर्नल सेल्स लेजर में हुई वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो जिस तरह से ये सेल्स का कंट्रोल अकाउंट बना है सेल्स लेजर का, अच्छा ये जाएगा कौन से रजिस्टर में जाएगा? किसी रजिस्टर में बना रहा होगा ना बंदा बैठ के, उस रजिस्टर का नाम है नॉमिनल लेजर। चाहे सेल्स लेजर एक रजिस्टर है, परचेज लेजर एक रजिस्टर है, तो नॉमिनल लेजर के रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, तो ज़रा आप लोग प्लीज़ इसी बुनियाद पे परचेज वाले को भी चेक कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब एक मसला बस इसमें आता है, वो मसला सुन लें फिर हम क्लोज करते हैं। मसला ये आता है कि सेल्स लेजर अलग बन रहा है, उसमें सारी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है। परचेज लेजर अलग बनता था, उसमें सारी परचेज रिकॉर्ड हो रही है। कंट्रोल अकाउंट बैठ के बना रहा है हिसाब किताब। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बिजनेस से सेल्स भी हो रही है, परचेज भी हो रही है। एक ही बंदे से सेल भी की, उसी से परचेज की। फॉर एग्जाम्पल उसको सेल की 500 रुपये की, उससे परचेज की 400 रुपये की। आखिर में जब असल में ये एंट्रीज होंगी तो सेल्स लेजर में सेल की एंट्री जाएगी 500 की, परचेज लेजर में परचेज की एंट्री जाएगी 400 की। सेल लेजर में सेल्स की अपनी अपनी जगह चलेगा, वो एक ही बंदे से ले रहे हो लेते रहें, लेकिन सेल लेजर सेल्स को कंट्रोल कर रहा होगा, परचेज लेजर परचेज कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन जब आप आखिर में देखेंगे कि अमाउंट जो आ रही है, सेल्स की अमाउंट 500 नहीं आएगी ना, हम परचेज के अकाउंट 400 भेजेंगे उसको, बल्कि हम उसको 100 भेज देंगे बस। नहीं, रिटर्न नहीं, फिर समझे मैंने उरूज से सामान खरीदा 500 का, अकाउंटिंग की टर्म्स में 500 उरूज का अकाउंट पेबल में आना चाहिए और सेल्स 500 रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ साथ में, एक तरफ सेल्स आएगी 500 में, एक तरफ उरूज का अकाउंट बनेगा 500 से। फिर मैंने उरूज से परचेज किया 400 का, पर तो परचेज के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस 400 रुपये, और उरूज के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 400 रुपये। अब आप गौर कीजिए, तो उरूज का अकाउंट दोनों जगह मौजूद होना चाहिए, सेल्स लेजर में भी परचेज लेजर में भी। ऐसा थोड़ी है कि एक ही अकाउंट को मैनेज करें, मैंने तो एक ही टी अकाउंट दिखा दिया आपको,
ये तो ऐसा तो नहीं होता ना असल में तो सेल्स लेजर होता है, उसमें उरूज के नाम का एक अकाउंट बना होगा। एक परचेज लेजर एक और होगा, उसमें भी उरूज के नाम का अकाउंट बना होगा। तो परचेज लेजर में हमने उरूज के अकाउंट को 400 से क्रेडिट किया, क्योंकि मैंने 400 वापस करने हैं। अब ये एंट्रीज ये बता रही हैं मैंने उरूज से 500 लेने, मैंने उरूज को 500 देने हैं, और मैंने उरूज से 400 लेने हैं। लेकिन जो असल में हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि महीने के आखिर में मैं उरूज को 100 दे दूंगा बस, क्योंकि मैंने उरूज को 500 देने हैं, उरूज ने मुझे 400 देने हैं, तो मैं उरूज को 100 देके बैलेंस बराबर कर दूंगा। ये बिजनेस में हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कि उरूज पहले मुझे 400 दे फिर मैं उसको 500 दूँ, ये ऐसा नहीं हो रहा होता। बल्कि जो बैलेंस अमाउंट होती है, तो ये जो सेट ऑफ हो रहा है, इस 400 के बदले इसका 400 सेट ऑफ हो रहा है। इस वाले अकाउंट में परचेज की साइड पे जो उरूज का जो लेजर है और जो सेल्स का उरूज का लेजर है, सेल्स 500 की की है मैंने, परचेज 400 की की है, उरूज मुझे देगी 100 रुपये, ठीक है। तो सेल्स के लेजर में और परचेज के लेजर में एक ही बंदे का अकाउंट है अगर, तो वापस में सेट ऑफ होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं आगे। अब सेल्स लेजर और परचेज लेजर बना रहा हूँ मैं, ये एबीसी का है। एबीसी ने को मैंने सेल की 190 की, तो सेल्स क्रेडिट एबीसी डेबिट, ठीक है। एबीसी ने परचेज की मुझसे 320 की, तो एबीसी क्रेडिट और परचेज डेबिट। दोनों में से कौन सा छोटा है? सेल्स छोटा है, तो सेल्स के राइट साइड पे 190 लिखूंगा और इसको ले जाऊंगा परचेज में, परचेज लेजर। और परचेज में 190 लिखूंगा और उस पर लिख दूंगा सेल्स लेजर। ये हो गया कॉन्ट्रा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, देखिए ख़त्म हो गया, सेल्स वाला ख़त्म हो गया। और परचेज में अमाउंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ रही है। अब कितनी आउटस्टैंडिंग आ रही है? जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रही है उसका हम उनको चेक बना के दे देंगे। अब इसका उलट करते हैं, देखिए ये एंट्रीज मैंने यहाँ की गई ना, बैलेंस भी निकाल लेता हूँ बल्कि मैं। बैलेंस कैरिड डाउन 320 और 190 को सेट ऑफ कीजिएगा, कितना बना? 130, ठीक है। इसका बिल्कुल उलट कर लेते हैं, यही सेल्स लेजर, यही परचेज लेजर। अब मैंने सेल्स की 320 की और मैंने परचेज की 190 की। अब छोटा कौन सा है? परचेज है, तो परचेज को बैलेंस करूंगा 190 से, यहाँ पे लिखूंगा सेल्स लेजर, 190 यहाँ ले आऊंगा, यहाँ लिखूंगा परचेज लेजर। देखें यहाँ पे क्या किया था, ये छोटा था तो ये परचेज लेजर की अमाउंट लिख के बैलेंस कर दिया था। यहाँ पे ये छोटा है तो सेल्स लेजर लिख के अमाउंट बैलेंस कर दी। सेम एंट्री बनी, उस वक्त भी सेल्स लेजर, इधर भी परचेज लेजर, एक ही साइड पे वही जैसे हुआ था वही हुआ था। जो अकाउंट बड़ा होगा फिर उसमें कैरिड फॉरवर्ड होगा, कैरिड डाउन होगा। बैलेंस कैरिड डाउन 130 इधर आ गया। अब उन्होंने हमें देने हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? बस इसका आप वॉक थ्रू देख लीजिए, फिर इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो जब आपको कंट्रोल अकाउंट्स बनाने के लिए दिए हुए हों और सवाल में कहा हो कि कॉन्ट्रा एंट्री में 190 पड़े हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जगह आएगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होगा इस केस में, कि ये वो पैसे हैं जो सेल्स और परचेज दोनों में से माइनस कर दिया हमने, ये बैलेंस आपस में सेटल कर दिया। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये नहीं बोला था, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एंट्री का लफ्ज भी यूज नहीं हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सेल्स 190 थी तो परचेज के साथ 190 सेट ऑफ किया था, और यहाँ सेल्स के साथ 190 सेट ऑफ किया था। तो इसको ये कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दे रहे हैं, कि जो सेट ऑफ कर रहे हैं आप कॉन्ट्रा एंट्री कहला रही है। तो परचेज अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री जाके, परचेज कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री जाके डेबिट होगी, और सेल्स कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री जाके क्रेडिट हो जाएगी, ताकि वो बैलेंस ऑफ हो जाए, ठीक है।
तो बस जो कॉन्ट्रा एंट्री की अमाउंट है वो दोनों तरफ जाएगी, ये बताना है मकसूद है। दोनों तरफ क्यों जाएगी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया इन्होंने यहाँ पे। तो अब जब कॉन्ट्रा एंट्री सवाल में आएगा, आप उसको हैंडल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसको। ठीक है, तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप ये सवाल सारे अटेम्प्ट करें, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।